आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा इसके प्रश्न उत्तर हल करवाएंगे सरल तरीके से। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को ज्वाइन करें। पहला प्रश्न है, चित्र 11.9 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया है। एक सारणी दी हुई है, वस्तु दर्शाई हुई है और उसके आगे अव्यवस्थित नाम दिया हुआ है। उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए। एक अन्य तालिका बनाइए और इन संसाधनों के नाम लिखिए। संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में भी वर्गीकृत करना है। ये नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय संसाधन है। पहले तो हम इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है नटा टच, तो ये होता है चट्टान। चट्टान को यहाँ नटा टच बताया गया है, हमें पहले सही करना है इसको। ये होता है चट्टान, इसका सही नाम होता है चट्टान। ये नव दिया हुआ है, ये वन होता है। नवप दिया हुआ है, ये इसका सही होगा पवन। उसके बाद यहां दिया हुआ है लज। लज का होता है जल। क्या होगा यहाँ पे? जल। यहाँ पानी का नल दिया हुआ है, तो ये हमें मिलाना है। क्या बह रहा है इसमें? जल। तो इसका ये जल हो जाएगा। यहाँ देखा पवन, पवन चक्की दर्शाई हुई है, तो इसका ये आ जाएगा पवन। ये हमारे वन दिखाए हुए हैं, इससे इसका मैच कर देगा। और ये चट्टान दिखाई हुई है पत्थर की, तो ये मैच कर देगा। हमें बताना है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। अगर चट्टान एक बार पर्वत पहाड़ खत्म हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं या फिर बनते नहीं, इसलिए चट्टान किस में आ जाता है? अनवीकरणीय में। अनवीकरणीय। वन, वन तो उगते रहते हैं, तो इसलिए नवीकरणीय में। वन हमारा किस में आ जाता है? नवीकरणीय। पवन भी नवीकरणीय है। और जल भी नवीकरणीय। नवीकरणीय वो होता है जो समाप्त नहीं होते जल्दी से। अगर जल्द समाप्त भी हो जाते हैं तो हम उनका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि असत्य है तो उन्हें सही करके पुनः लिखिए। अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहले यहाँ प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। यहाँ हमें बताना है कि क्या प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं। इसका हमें यहाँ जवाब देना है। तो सही बात है, ये प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन है, तो ये बिल्कुल राइट जवाब है, राइट आंसर हो जाएगा ये। मशीन प्रकृति में पाए जाने वाला एक संसाधन है। क्या मशीन प्रकृति में पाए जाने वाला एक संसाधन होता है? नहीं, मशीन एक संसाधन नहीं होता, तो ये असत्य हो जाता है, असत्य। मशीन तो बेटा, हम मशीन से विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं, विभिन्न उपयोगी संसाधन बना सकते हैं, परंतु एक प्रकृति में पाया जाने वाला संसाधन मशीन नहीं हो सकता। प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये। क्यों है? क्योंकि अगर प्राकृतिक गैस प्रकृति में एक बार खत्म हो गई तो हम उसका निर्माण नहीं कर सकते। वायु एक नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल सही बात है, वायु क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, उनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प छांटना है। 3.1, ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दो पहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में जो स्कूटर या बाइक या मोटरसाइकिल होती है, उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल का। ना कि हम मिट्टी का तेल का उपयोग करते हैं, ना डीजल का, ना सीएनजी का। हम किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल का। अगला प्रश्न है हमारा, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है कि जो अगर समाप्त ना हो, अगर समाप्त हो भी जाए हम उसका पुनः
पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल कभी भी प्रकृति में खत्म नहीं होता और ये इसलिए एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है चौथा हमारा, निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। यहाँ दिए हुए संसाधन उन्हें हमें बताने हैं कौन सा नवीकरणीय और कौन सा अनवीकरणीय है। कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज। अब हमें यहाँ बताना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं और अनवीकरणीय कौन से हैं। नवीकरणीय संसाधन में वन आ जाता है क्योंकि वन कभी भी समाप्त नहीं होते और हम इनका पुनर्निर्माण भी कर सकते हैं, इनको वापस लगा भी सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन में आ जाता है कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज। ये किस में आ जाते हैं? अनवीकरणीय। अगर ये एक बार समाप्त हो जाते हैं तो हम इनका निर्माण नहीं कर सकते, इनका पुनर्निर्माण मुश्किल होता है। नहीं होता या मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है पांचवा हमारा, हम ये क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक नए नवीकरणीय संसाधन है। हम ये क्यों कहते हैं कि पेट्रोल एक नवीकरणीय संसाधन है, अगर ये समाप्त हो गया तो इसका हम दोबारा से निर्माण नहीं कर सकते। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हमने पढ़ा था कि पेट्रोल कैसे बनता है, लाखों वर्ष पुराने पेड़, चट्टाने नीचे पृथ्वी के नीचे दबती गई और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। तो कितने साल लग गए? लाखों वर्ष लग जाते हैं। और खत्म हो गया तो फिर लाखों वर्ष लगेंगे, तब तक क्या करेंगे हम? इसलिए क्या है, पुनर्निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से नहीं हो सकता। इसलिए पेट्रोल एक क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है छठा हमारा, वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कि हम वनों को पुनः उगाना बहुत कठिन है, इसका हमें यहाँ जवाब देना है, इस कथन की पुष्टि करनी है। वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि पेड़ों की वृद्धि में लंबा समय लगता है। आपने देखा होगा हम जब पेड़ पौधे हमारे आसपास लगाते हैं तो क्या होता है, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पारिस्थितिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लो पहली बात तो अगर ज्यादा धूप हो गई, पौधा है तो जल जाता है, उसको जानवर आगे खा जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हमें सामना करना पड़ता है, इसलिए वनों को आसान नहीं है उगाना। और वनों को पारिस्थितिक तंत्र जटिल होता है। पेड़ों की कटाई से जैव विविधता, अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो जैव विविधता, मृदा संरचना, मिट्टी की जो संरचना है वो भी कमजोर हो जाएगी और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम वनों को पुनः नहीं उगा सकते, बहुत लंबा टाइम लगता है उगाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग कम करने की विधियां सुझाइए। हमें क्या करना है, 5 दैनिक गतिविधियों की एक सूची बनानी है, लिस्ट तैयार करनी है जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनका उपयोग हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हमें यहां बताना है। प्रतिदिन की गतिविधि, खाना पकाना। हम खाना पकाते हैं, पानी पीते हैं, कागज का उपयोग करते हैं, प्रतिदिन बिजली का उपयोग करते हैं, कार चलाते हैं। तो ये क्या है, हमारी प्रतिदिन की गतिविधि है। इनमें कौन कौन से प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन होते हैं और उनको उपयोग कम करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? अब देखो, खाना पकाना, खाने पकाने में हम आजकल प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। कौन सी गैस होती है? वो एलपीजी। एलपीजी गैस होती है ना, खाना बनाने में उसका उपयोग करते हैं, प्राकृतिक गैस का। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? सौर कुकर का उपयोग करना चाहिए। आजकल सौर कुकर बाजार में अवेलेबल है, जो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की लाइट से क्या करता है, खाना बनाने का काम करता है। इसलिए प्राकृतिक गैस को हम कम करके, उसका उपयोग कम करके हमें क्या करना चाहिए? सौर कुकर का उपयोग करना चाहिए। पीने का पानी, पीने का पानी है, हम रोज पीने का पानी पीते हैं, जितनी मात्रा में होती है उतना पीता है। परंतु क्या है कि आपने देखा होगा हमारे आसपास के जो नल है वहां पानी बहता रहता है, तो वहां क्या है, उनको रोकना चाहिए।
जितना पानी हम उपयोग में ले उसके बाद नलों को हमें बंद कर देना चाहिए, नलों का रिसाव भी हमें कम कर देना चाहिए, उनको सही कर देना चाहिए। जल कुशल नल का उपयोग करें जिससे हम पानी कम मात्रा में उपयोग में ले सके, जितनी पानी की आवश्यकता उतनी हम ले सके। कागज का उपयोग, कागज कहां से बनते हैं? पेड़ों को काटने के बाद जंगल से क्या बनते हैं? कागज बनते हैं। इसकी जगह हमें क्या कर सकते हैं? डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग करें। जो भी है डिजिटल दस्तावेज हमारे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर हमें क्या करना है? डिजिटल दस्तावेज। आपने देखा होगा जो हमारे घर में अखबार आता है सुबह सुबह, वो एक अखबार में कम से कम 20 से 22 पेज होते हैं, तो वो देखो कितने पेड़ों को काटने के बाद बनता है। अब वही अखबार हम कागज का उपयोग ना करें, डिजिटल मोबाइल में आजकल हमारे लैपटॉप में डिजिटल अखबार आने लग गए हैं, ठीक है, तो हम डिजिटल अखबार का उपयोग भी कर सकते हैं। डिजिटल अखबार हम मोबाइल पर या लैपटॉप पर भी अखबार पढ़ सकते हैं, तो हमारे पेड़ बचेंगे। बिजली का उपयोग, बिजली का उपयोग करते हैं हम डेली, उसमें किसकी का उपयोग करते हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस का। कोयला और प्राकृतिक गैस का हम उपयोग करते हैं डेली। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें, कि जो ऊर्जा को बचाए ऐसे उपकरणों का हमें उपयोग करना चाहिए। कार चलाना, ये भी हमारी दैनिक गतिविधि है। कार किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। क्या कर सकते हैं इसको? सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग करें। मान लो हमें ऑफिस जाना है तो हमें सार्वजनिक परिवहन से जाना चाहिए, बस से, मेट्रो से, आदि से हमें जाना चाहिए। बस, मेट्रो, या फिर क्या है, हम शेयरिंग वाले ऑप्शन भी ले सकते हैं, कैब करके शेयरिंग से चले जाए। अगर नजदीक है तो हम साइकिल का उपयोग कर जाए, साइकिल से चले जाए, पैदल चले जाए। तो इस तरह क्या है, हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है इनको उपयोग में कम कर सकते हैं, इनको उपयोग कम कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाले टाइम में अधिक लंबे समय तक चल सके। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, 4 गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव है। हमें ऐसी 4 गतिविधियां बतानी है, उनकी सूची बनानी है जो वायु की उपस्थिति में ही संभव है। अगर वायु नहीं होगी तो वो पॉसिबल नहीं है। श्वास लेना, सबसे पहले हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। श्वास लेने के लिए हम O2 गैस का उपयोग करते हैं, O2 गैस का उपयोग करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। पौधों का प्रकाश संश्लेषण, वायु का उपयोग करते हैं, CO2 गैस का उपयोग करते हैं आदि। अगर हम पतंग उड़ाते हैं, आपने देखा होगा पतंग उड़ाते हैं तो वायु, अगर हवा होगी वहां वायु होगी तभी तो वो उड़ेगी। अगर हवा या वायु नहीं चल रही होगी, हवा नहीं चल रही होगी तो पतंग नहीं उड़ेगी। मोमबत्ती जलाना, आपको पता है O2 की उपस्थिति में ही जलती है मोमबत्ती भी। जो आग लगती है, ज्वलनशील जो भी पदार्थ है, O2 की उपस्थिति में लगती है। अगर वहां ऑक्सीजन गैस उपस्थित नहीं होगी तो मोमबत्ती या कोई भी पदार्थ नहीं जल पाएगा। कई बार आपने देखा होगा, एक प्रयोग करके देख सकते हैं हम, एक मोमबत्ती के ऊपर अगर हम एक गिलास रख दे, शीशे का गिलास या कोई सा भी गिलास, शीशे का गिलास रख के देख लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती, इसलिए वो बुझ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, आप अपने घर के आसपास के को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे? हमारे घर के आसपास को हमें क्या बनाना है? हरित आवरण, हरियाली से युक्त बनाना है। तो उसके लिए हम क्या अपना योगदान देंगे और उन कार्यों की सूची बनानी है हमें कि हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें? पड़ोसियों को अपने बगीचों में पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो सबसे पहले अगर हमें खुद पौधे लगाना चाहिए, हमें स्वयं को पेड़ पौधे उगाने चाहिए, पेड़ पौधे उगाने चाहिए। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तभी तो हमारे पड़ोसी देखकर पेड़ पौधे लगाएंगे। मान लो हम ही पेड़ पौधे नहीं लगाते और हम कहें पड़ोसियों से कि भाई तू पेड़ पौधे लगाओ, आप पेड़ पौधे लगाओ, तो पड़ोसी क्या लगाएंगे? वो कह देंगे आप तो लगा ही नहीं रहे और हमें शिक्षा दे रहे हो। इसलिए अच्छा काम है जो भी हमें हमारे घर से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले हमें खुद ही अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे देखकर पड़ोसी भी प्रोत्साहित हो और वो भी अपने बगीचों में पेड़ पौधे लगाए। हरित पहल करने के लिए स्थानीय स्कूलों के साथ सहयोग करें। हमारे जो आसपास के स्कूल है वहां जाकर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और सारे बच्चों को वहां बोलना चाहिए कि एक पेड़ तुम लगाओ। मौजूदा पेड़ों और हरित स्थानों की सुरक्षा की वकालत करें।
कि जो पेड़ है मौजूदा लगे हुए हरियाली स्थान है उनकी सुरक्षा करें। अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो मान लो पेड़ नष्ट हो जाएंगे, फिर हमारा उनका लगाने का क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो पेड़ हमारे लगे हुए हैं उनको हमें सुरक्षित करना है। सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान में भाग ले। अगर सामुदायिक वृक्षारोपण हो रहा है, हमारे सामुदायिक क्षेत्रों में जो भी सार्वजनिक उपक्रमों में जो भी पौधारोपण का कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, वहां भाग ले। आपने देखा होगा अब एक प्रोग्राम चल रहा है पेड़ों के लिए हरित हरियाली के तहत कि एक पेड़ में मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत क्या करना है, हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना है, प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना है और उसको क्या है, अपनी मां का नाम देना है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगेंगे। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है इस प्रोग्राम को, एक पेड़ मां के नाम। स्थानीय पार्क और खुले स्थानों में पेड़ लगाने चाहिए। जो भी हमारे घर के आसपास स्थानीय पार्क है वहां हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। खुले स्थानों पर जहां आपको दिख रहा है कि ये खुला स्थान है, हम वहां पेड़ लगा सकते हैं, तो वहां भी हमें पेड़ लगाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। अगला प्रश्न है 10वां। दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन बनाया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ भोजन बनाया जा रहा है सौर ऊर्जा का उपयोग करके। तो हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनका जवाब देना है। पहला प्रश्न है, भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। सही बात है, भोजन बनाने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं हम भोजन बनाने के लिए, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, सौर ऊर्जा का। भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा का एक लाभ और एक हानि बताइए। लाभ तो ये सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए उपयोगी है। ये तो हो गया इसका लाभ। अब हानि क्या होगी इसकी, एक हानि भी हमें बतानी है। सर्दियों एवं बरसात के मौसम में क्या होता है बेटा, सूर्य नहीं निकलता, तो वहां हम भोजन नहीं बना सकते। सूर्य नहीं निकलेगा तो हमें सौर एनर्जी नहीं मिल पाएगी और ना हम भोजन बना पाएंगे और ये सौर पैनल काम नहीं कर पाएगा। सर्दियों बारिश के मौसम में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने के कारण, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने के कारण यह सोलर कुकर काम नहीं कर पाएगा। काम नहीं करेगा और हमारा खाना नहीं बनेगा। ये तो एक हानि हो गई। लाभ है कि नवीकरणीय संसाधन है और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, पर्यावरण के अनुकूल है। 11वां प्रश्न है हमारा, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है कि हम पेड़ काटते हैं और पेड़ काटने से क्या होता है, मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। पेड़ों के बिना बारिश से मिट्टी बह सकती है, जिससे ऊपरी जो उपजाऊ ऊपरी मिट्टी है नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश के साथ साथ मिट्टी बह जाती है और वो ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी है वो हमारी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा पेड़ों से गिरे पत्ते सड़ जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं और जो हमारी भूमि की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। पेड़ों को काटने से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के एक साथ बांधने में मदद करती है, जिससे कटाव को रोका जा सकता है। अगर पेड़ लगे होंगे भूमि पर तो क्या करते हैं, वो मिट्टी को एक साथ बांधे रहते हैं। अगर बारिश होगी तो पेड़ उस मिट्टी को वहां से बहने नहीं देंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो बारिश अपने साथ उस उपजाऊ मिट्टी को बहा के ले जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, दो मानवीय गतिविधियां बताइए जिनसे वायु प्रदूषित होती है। एक कार्य सुझाइए जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो। पहले तो हमें यह बताना है दो गतिविधियां मानवीय जिनसे वायु प्रदूषण होता हो, और फिर हमें बताना है कि हम उन प्रदूषणों को कैसे कम कर सकते हैं।
वनों की कटाई से पेड़ों की संख्या कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम वनों को काटते हैं, पेड़ों की संख्या कम हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हमने देखा है कि पेड़ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और उसके बदले में कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 गैस छोड़ते हैं। बदले में O2 गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन और उसका हम उपयोग श्वास लेने में करते हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं करेंगे तो ग्रीन गैसों की सांद्रता बढ़ जाएगी और हमारा तापमान बढ़ जाएगा। आजकल देख रहा है ना तुमने, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। वाहन और कारखानों में जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। सबसे जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड हानिकारक प्रदूषक हवा में निकलते हैं। जब हम जीवाश्म को जलाते हैं, ईंधनों को जलाते हैं, तो उनसे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। ये जहरीली गैसें हैं, तो क्या है, इनका उपयोग भी हमें कम करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा वायु प्रदूषण ना हो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सड़क पर जीवाश्म ईंधन से चलने वालों की संख्या कम कर दे। आपने देखा होगा दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया तो सरकार ने एक फॉर्मूला लागू कर दिया था, ऑड इवन। ऑड इवन इसका मतलब है कि ऑड वाली गाड़ियां एक दिन चलेंगी और इवन वाली गाड़ियां एक दिन चलेंगी। इससे क्या हो गया? वहां से प्रदूषण कम हो गया, क्योंकि ज्यादा संख्या में गाड़ियां नहीं चल रही, उनकी संख्या अचानक कम हो गई तो प्रदूषण भी कम हो गया। और हम क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑफिस जाने के लिए अगर हमें कहीं जाना है तो हम सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग कर सकते हैं। और उनके स्थान पर जो इलेक्ट्रिक वाहन, आजकल देखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग चल रहा है, जो वायु प्रदूषण नहीं करता। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये वाहन पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। 13वां प्रश्न है हमारा, एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश ना हो? अब हमें बताना है कि एक सप्ताह तक अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या होगा। सौर पैनल से बिजली उत्पादन नहीं हो सकेगा, जिससे बिजली में कमी हो जाएगी। गैस स्टोव चलाने में कठिनाई हो सकती है। गैस देखो, सौर पैनल से बिजली उत्पादन नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगी? बिजली नहीं बनेगी। ठीक है। और खाना, बिजली उत्पादन नहीं होगी, सही बात है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा सर्दियों में और बारिश के मौसम में सूर्य कम निकलता है तो हमारा क्या होगा? वहां बिजली उत्पादन नहीं होगी। गैस स्टोव खाना बनाने के लिए, तो खाना तो आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गैस स्टोव खाना बनाने के लिए आसानी से मिल जाएगा। पवन चक्की के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। चौदह प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और नवीकरणीय संसाधन। हमें यहाँ बॉक्स दिए हुए हैं और ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी सहायता से हमें ये बॉक्स पूरे करने हैं। तो आपने देखा होगा प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनवीकरणीय, एक नवीकरणीय। तो यहाँ नवीकरणीय दिया हुआ है तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन आ जाएगा। तो दो प्रकार के हो गए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब ये क्या आता है? अनवीकरणीय संसाधनों में आ जाते हैं जीवाश्मीय ईंधन। कौन सा ईंधन आ जाता है? जीवाश्मीय ईंधन। अब हमें जीवाश्मीय ईंधन कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो यहां हम पेट्रोलियम लिख देंगे। पेट्रोलियम किस में आ जाता है? जीवाश्मीय ईंधन में, जो जीवाश्मों से बनता है। कोयला भी किस में आ जाएगा? जीवाश्मीय ईंधन में आ जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। वन नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। वायु भी किस में आती है? नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं। और जल भी किस में आता है? नवीकरणीय संसाधनों में। वन, वायु और जल, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है हमारा बेटा 15वां, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है। हमारे जो बिजनेस है, उद्योग है और घरों के निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है। तो क्या कर सकते हैं हम उन पेड़ों को
इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। इसलिए क्या है, हम कंटिन्यू पेड़ों को काट रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या पेड़ों को काटना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। चर्चा कीजिए, एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करनी है हमें कि हम क्या कर सकते हैं पेड़ों की कटाई का समाधान। पहले बात तो ये उचित, पेड़ों को काटना उचित नहीं है। पेड़ों को काटना उचित नहीं है। अब हम पेड़ों की अनाधुन कटाई उचित नहीं है, इसका समाधान पेड़ लगाना है और वनों का संरक्षण करना है। अगर हम पेड़ काटते हैं तो पहली बात हमें क्या है, एक पेड़ के बदले में अगर हम 2 पेड़ लगाएं तो इसका एक समाधान हो सकता है। और वनों का भी हमें संरक्षण करना है, वनों को नष्ट होने से हमें बचाना है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट में हमें क्या कर सकते हैं, वनों की महत्ता, क्या महत्व है वनों का हमारे जीवन में। हमें फल फ्रूट सब्जियां मिलती है ना वनों से, और हमें उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। अगर वन है, पेड़ पौधे हैं, तो हमारा वातावरण सुरक्षित है और हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है। इसलिए हमें जो वन है उनके संरक्षण के उपाय कौन कौन से, हमें काटना नहीं चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट 16वां। अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाइए। हमारे विद्यालय में पानी का उपयोग बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको कम करने के लिए एक योजना बनानी है। इस योजना में को साकार करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे कि उस योजना को कैसे हम साकार कर सकते हैं, हमें बताना है। इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी। पानी के उपयोग को करने की हम योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे स्कूल में, विद्यालय में जहां भी पानी का रिसाव हो रहा है, नलों में जहां भी पानी का रिसाव हो रहा है उसको ठीक कर दें, उन रिसावों को हम बंद कर दें। पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं कि हमारा जो पानी है जितनी मात्रा में हमें चाहिए हम उसका उतनी ही मात्रा में उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक रूप से उसको व्यर्थ ना करें। वर्षा जल संचयन की योजना बनानी चाहिए। हमें आजकल देख रहे हैं बारिश हो रही है तो बारिश का जो जल है उसको हमें संचयन करना चाहिए। एक गड्ढा खोदकर उसको वहां या फिर एक कुंड बनाकर उसको हमें संचय करना चाहिए, जो बाद में हम उसको काम में ले सके। अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए पानी के उपयोग में कमी से पानी की बचत होगी। हमें जितनी पानी की जरूरत है उतना ही करना चाहिए, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, और यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक बनेगा। अगर हमारे प्राकृतिक संसाधनों को हम बचा लेंगे, उनका उपयोग कम करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचा रहेगा, वो उनका उपयोग कर सकेंगे। तो आज का ये हमारा अध्याय 11 समाप्त होता है। अब क्या है बेटा, जो भी बच्चे रह गए हैं पीछे, जिन्होंने ये चैप्टर वो प्रश्न उत्तर नहीं देखे, समाधान उनके नहीं देखे, तो एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पे जाकर आप वहां इनका देख सकते हैं। धन्यवाद।